नमस्कार साथियों, आप सभी का अवस्थी क्लासेस के YouTube चैनल पर मैं नगेंद्र जांगड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अवस्थी क्लासेस में L1 के 16 टेस्ट पेपर की जो सीरीज चल रही है उसका 5वें नंबर का जो पेपर है उसका अपन आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। उसका इंग्लिश वाले पार्ट का मैं आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए और हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने का प्रयास करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसको मैं रीड आउट करने जा रहा हूं और आप भी मेरे साथ पढ़िए। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको सेंटेंस को पढ़ना है और देखिए, पहला क्वेश्चन एक बार फिर से हम देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो खालिस्तान दिया गया है आपको उसमें वर्ब की उचित फॉर्म को फिलअप करना है, उचित फॉर्म का प्रयोग करके उसको कंप्लीट करना है। तो देखिए, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको अपन पढ़ते हैं। द प्लेन लीव फॉर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट 3 o'clock टमारो आफ्टरनून। देखिए, ये जो सेंटेंस है आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने यूज किया है टाइम मार्कर टमारो आफ्टरनून। यहाँ पे इजीली आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर टाइम की बात कर रहा है। इसकी जो ऑप्शन है वो देखिए आप, लेफ्ट, हेड लेफ्ट, लीव्स और लीव। देखिए, अब इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो मैं आपको क्लास में पढ़ा ही चुका हूं और एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, यदि हम ऑफिशियल टाइम टेबल, किसी ऑफिशियल टाइम टेबल और शेड्यूल्ड फ्यूचर एक्टिविटी की बात करते हैं, फ्यूचर एक्टिविटी की बात करते हैं, एक्टिविटी की बात करें, बात करते हैं या फ्यूचर प्लान की बात करते हैं। यदि हम किसी ऑफिशियल टाइम टेबल्ड, शेड्यूल्ड फ्यूचर प्लान या फ्यूचर एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम पर्सनल फ्यूचर प्लान की बात करें तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यदि ये वाला ऐसे होता, अगर कोई पर्सनल फ्यूचर प्लान होता, पर्सनल फ्यूचर प्लान, आप जानते हैं यदि हम पर्सनल फ्यूचर प्लान या एक्टिविटी की बात करें, या हम इसको प्लान बोल सकते हैं, एक ही बात है वो, एक्टिविटी या प्लान। यदि पर्सनल फ्यूचर प्लान की बात करें तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि कोई एक्शन या एक्टिविटी ऑफिशियल है, टाइम टेबल्ड है, शेड्यूल्ड है, तो ऐसा कोई एक्टिविटी या एक्शन जो कि ऑफिशियल है, टाइम टेबल्ड है, शेड्यूल्ड है, तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। यदि प्रेजेंट सिंपल ऑप्शन में है तो हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे। लेकिन यदि प्रेजेंट सिंपल ऑप्शन में नहीं है तो आप सेल विल प्लस बी1 का यूज भी कर सकते हैं। सेल वन, शेल या बिल प्लस बेयर इन्फिनेटिव होता है वैसे तो, लेकिन मैं आपको बी1 लिख देता हूं। तो आप यदि प्रेजेंट सिंपल ऑप्शन में नहीं है तो आप सेल विल प्लस बेयर इन्फिनेटिव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि कोई ऑफिशियल टाइम टेबल या शेड्यूल्ड फ्यूचर प्लान की बात करें, ऐसा कोई काम जो कि ऑफिशियल है, टाइम टेबल्ड है, शेड्यूल्ड है, बिल्कुल फिक्स है, when you can say if the future is fixed or timetable scheduled, यदि ये तीनों चीजें हैं वहां पे, if the future is timetable scheduled या action is official और प्लान इज ऑफिशियल टाइम टेबल्ड और शेड्यूल्ड, तो आप वहां पर क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। उसे बताने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं या सेल विल प्लस बी1 का प्रयोग भी करते हैं। अगर जो प्लान है वो अगर आपका पर्सनल प्लान है, जैसे आपने कहा
अगर मैं ये कहूं द PM लीव्स फॉर द USA tomorrow morning, tomorrow morning। अगर मैं ये कहूं, देखिए आप, द PM लीव्स फॉर द USA tomorrow morning, अब ये क्या है, पीएम का ऑफिशियल टाइम टेबल या शेड्यूल्ड एक्टिविटी है या फ्यूचर प्लान है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पीएम है वो कल कहां जाएंगे, यूएसए जाएंगे। तो ये इसके साथ मैंने यूज किया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए, तो यदि कोई एक्शन ऑफिशियल टाइम टेबल शेड्यूल्ड फ्यूचर प्लान या एक्टिविटी के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज भी करते हैं और शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी करते हैं। यदि एक्शन कैसा है, पर्सनल है, ये तो हो गया ऑफिशियल और टाइम टेबल। यदि आपका एक्शन पर्सनल है, जैसे कि आई एम लिविंग फॉर द यूके, आई एम लिविंग फॉर द यूके टुमारो। अब ये जो प्लान है वो आपका पर्सनल फ्यूचर प्लान है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल है, ये आपका पर्सनल है। तो पर्सनल फ्यूचर प्लान या बताने के लिए आप हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं और ऑफिशियल टाइम टेबल और शेड्यूल्ड फ्यूचर प्लान बताने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हो, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं आप कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, द प्लेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप लीव्स का प्रयोग करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा लीव्स। इसका सही आंसर लीव्स हो जाएगा, नंबर 3। तो इसके पीछे ये कंसेप्ट था और आपको आना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। जो सेंटेंस दिया गया है उसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। हु डिड दिस, देखिए इंट्रोगेटिव है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग किया गया है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग उन्होंने किया गया है। तो देखिए आप, हु हैज डन दिस, आपको बनाना आना चाहिए पहले तो कि हु से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते कैसे हैं। यदि आपको कंसेप्ट आता है तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार बना के बता देता हूं। देखिए, हु को हम हमेशा बाई हुम में बदलते हैं, बाई हुम। मैंने आपको बता रखा, अच्छे से पढ़ाया भी है, समझाया भी है। हु को हम बाई हुम में बदलेंगे। उसके बाद एक चीज जो इंपॉर्टेंट है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है या इंट्रोगेटिव में जो एक्टिव वॉइस दिया गया है, तो उसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हमेशा इंट्रोगेटिव ही होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बी वर्ब की एप्रोप्रिएट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दिस है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो अपन इस दिस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे वॉज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अपन ये, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस जो होता है एक्टिव वॉइस में, वो वॉज वर्ब या वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में परिवर्तित होता है। तो अपन यहाँ पे लगाएंगे दिस के अकॉर्डिंग वॉज, फिर सब्जेक्ट जो उधर ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे इधर, बाय हूम वॉज दिस। अब डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। देखिए, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो कौन सा है, इसको एक बार ढूंढने का प्रयास करिए आप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, वो बाय हुम वॉज दिस डन। देखिए, ये तो जो स्ट्रक्चर है ये ट्रेडिशनल ग्रामर में है, ये ट्रेडिशनल ग्रामर का स्ट्रक्चर। ट्रेडिशनल ग्रामर में आप इस तरह से इसका एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, वो वाले सेंटेंस का। और यदि आपको इसको मॉडर्न ग्रामर में बनाना हो तो मॉडर्न ग्रामर का भी स्ट्रक्चर है। मॉडर्न ग्रामर में इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आप एक बार इसको समझो। मॉडर्न ग्रामर में आप बनाएंगे इसको, हु का आप हु ही रखेंगे, जो चीजें आपने यहां की हैं वही वॉज को ले आएंगे यहाँ पे, दिस को इधर ले आएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था तो उसका सब्जेक्ट बना दिया अपन ने, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में अपन बाई का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मॉडर्न ग्रामर का है। आप दोनों तरीके से जो भी आपको एग्जाम में मिले आप लगा सकते हैं। इस तरह भी इसका आंसर सही है और ये तरीका भी बिल्कुल सही है। अगर दोनों ही आ जाए फिर अपन, हालांकि क्वेश्चन डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी, लेकिन फिर हम ट्रेडिशनल ग्रामर के साथ जाएंगे। पर हम किसके साथ जाएंगे? ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करेंगे और ट्रेडिशनल ग्रामर को ही प्रीफर करते हैं फिर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। थर्ड देखिए आप, ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। देखिए जो डायरेक्ट स्पीच वाला पार्ट है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज में जो दिया गया जो पार्ट है, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है, इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब अपन को इसका क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का क्या होता है कि जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। देखिए हम सेड दे रखा हो या सेड टू दे रखा हो कहीं, इसको देखो या तो अपन अर्थ अनुसार विस्ट में बदलते हैं, ब्लेस्ड में बदलते हैं, कस्ट में बदलते हैं या प्रेड में बदलते हैं। आप सेड या सेड टू को विश्ड में बदल सकते हैं, ब्लेस्ड में बदल सकते हैं, कस्ट में बदल सकते हैं, प्रेड में बदल सकते हैं। और कंजक्शन आप दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं, दैट लगाते हैं, कंजक्शन दैट आता है। और जो यहां पे दिया गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया गया है, इसको अपन डेक्लेरेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। मतलब पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अपन वर्ब को रखते हैं। देखिए अब अपन देखते हैं सबसे पहले ही शेड दैट में बी, इसका कोई लेना देना नहीं है तो गलत है बिल्कुल। ही सेड टू मी, सेड टू मी का सेड टू मी होगा नहीं, मी दैट गॉड में, देखो ये मे का माइट होना चाहिए और सेड टू मी का सेड टू मी नहीं रहेगा, ये भी गलत हो गया। ही सेड दैट आई मे बी ब्लेस्ड बाई गॉड, नहीं ये भी गलत है। इसका बनेगा क्या, अपन देखो दो तरह से बना सकते हैं इसका। देखिए ही प्रेड फॉर मी दैट, अब देखिए आपको जो गॉड दे रखा है, गॉड क्या थर्ड पर्सन का है, तो गॉड में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो अपन गॉड को गॉड की यहां पे ले आएंगे एज इट इज, आप लिख दो गॉड। अब देखिए यहाँ पे मे का अगर है, मैंने आपको बताया कि मे माइट में बदलता है, शेल शुड में, विल वुड में, कैन कुड में, तो आप मे को माइट में बदल देंगे, माइट में परिवर्तित हो जाएगा, गॉड माइट ब्लैश। अब देखो यू जो है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो यहाँ पे जो मी है और ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसका मी का फिर यहाँ पे यू की जगह मी हो जाएगा, है ना, यू भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और ये जब आएगा तो ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो मी आएगा, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है और यू का ऑब्जेक्टिव मी होता है ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो अपन इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। देखिए ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, अपन ढूंढेंगे या तो इसका ऐसे बना लो आप, या फिर इस तरह से भी बन सकता है, ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ब्लेस मी। देखिए इन दोनों में जो भी ऑप्शन में मिलेगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उन्होंने मी को इसलिए रिपीट नहीं किया है कि वो खुद के लिए प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे ब्लेस करे, मुझे अच्छे आशीर्वाद से नवाजे, मुझे भगवान का आशीर्वाद मिले, ठीक है। तो आप बार बार मी को रिपीट ना करें, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मी को बार बार रिपीट नहीं किया, तो फिर इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए प्रेड के साथ एक चीज और है, यदि प्रेड के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है तो अपन फोर प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने बार बार मी का रेपिटेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी मी आ गया। देख ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, उसने प्रार्थना की कि भगवान मुझे आशीर्वाद से नवाजे या मुझे भगवान का आशीर्वाद मिले। ही प्रेड फॉर मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी, अब वो बार बार खुद के लिए प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे भगवान का आशीर्वाद मिले, तो बार बार मी का आपको रेपिटेशन नहीं करना। अगर और कोई होता तो यहाँ पे फिर प्रेड के साथ क्या लगा सकते थे, ऑब्जेक्ट लगाते, और हमेशा जब प्रे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो अपन फोर प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
द इडियम ब्रेक द आइस मीन्स, ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? देखो इडियम आप जानते ही हैं कि इडियम और फ्रेजेस है ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, और जो इनका जो लिटरल मीनिंग होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। आप कह सकते हो द इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड एंड इट हैज नथिंग टू डू विद इट्स लिटरल मीनिंग, है ना। इसका लिटरल मीनिंग से कोई मतलब नहीं। लिटरल वर्ड्स जो दे रखे हैं इसमें, जैसे ब्रेक का मतलब तोड़ना, आइस का मतलब बर्फ को तोड़ना, ऐसे थोड़ा ना बनेगा इसका मतलब, आप जानते हैं सब। तो देखिए ब्रेक द आइस का मतलब क्या होगा, एक बार इसको समझो आप। ब्रेक द आइस बहुत बार एग्जामों में आती रहती है, ये बहुत चर्चित फ्रेज है और मैंने भी इसको बहुत अच्छे से चुना है कि ये एग्जामों में रिपीट होती रहती है, इसलिए मैंने आपको इसको एग्जाम में दिया है। देखिए ब्रेक द आइस का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूं ब्रेक द आइस। देखिए इसका मतलब हो सकता है टू रिमूव इनिशियल हेजिटेशन, एक तो ये हो सकता है इनिशियल हेजिटेशन, या इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है देखो, टू फील समवन कंफर्टेबल। ठीक है ना। देखिए टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू रिमूव इनिशियल हेजिटेशन। यदि कोई व्यक्ति आपसे बात करने में या आप किसी से बात करने में हिचकिचा रहे हैं और आपसे कोई आगे से बात कर ले, या आप बात करके उस इनिशियल जो एजिटेशन है उसको रिमूव कर दो, उसको हटा दो, या टू फील समवन कंफर्टेबल, और किसी को कंफर्टेबल फील कराना, है ना। टू फील समवन कंफर्टेबल, किसी को आप कंफर्टेबल फील करा रहे हो, बातचीत करके स्टार्ट कर दिया आपने, तो ये ऑप्शन में हो सकता था, ये भी हो सकता था, और अगर ये है तो इसको मानेंगे, अगर ये है तो इसको मानेंगे। आप पढ़िए देखो, रिमूवल द इनिशियल हेजिटेशन और रिमूव द डस्ट, क्लियरिंग द ड्यू नहीं, इंसल्टिंग नहीं, इसका आंसर हो जाएगा रिमूवल द इनिशियल एजिटेशन। टू रिमूव द इनिशियल एजिटेशन, देखिए मैंने भी बताया था आपको, टू रिमूव इनिशियल एजिटेशन या टू फील समवन कंफर्टेबल, किसी को अच्छा महसूस करवाना, तो इसका मतलब हो जाएगा रिमूव द इनिशियल हेजिटेशन। आप किसी से बातचीत करके उसको अच्छा फील कराओ, आप दो लोग बैठे हैं या और कोई बात नहीं कर रहा है, तो आप उसमें स्टार्ट करके उसको उसके हेजिटेशन को आप हटा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि रिमूवल द इनिशियल हेजिटेशन, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट देख, राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल टू एक्सपेंडिचर। देखिए ये जो है वो फ्रेजल वर्ब है ना, आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। कट अप है, कट डाउन है, कट ऑफ है, कट अक्रॉस है। जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता भी लग जाता है कि सारे के सारे जो है फ्रेजल वर्ब है। कट अप है, कट डाउन है, कट ऑफ है, कट अक्रॉस है, ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें दो वर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो है कट डाउन और दूसरा है कट ऑफ। पहले अपन बात कर लेते हैं कट डाउन। ये कट डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस द साइज और अमाउंट, टू रिड्यूस द साइज और अमाउंट, किसी के साइज को कम कर देना या अमाउंट को कम कर देना, मतलब कटौती कर देना। जैसे कि राइजिंग प्राइसेस बिल, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस साइज और अमाउंट, टू रिड्यूस साइज और अमाउंट। अब देखिए आप, राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, खर्चों में, है ना, या खर्चा या खर्च, कुछ भी बोल सकते हो आप। जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो लोगों को फोर्स करेंगी, उन पे दबाव डालेंगी टू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है उनकी खर्चों में कटौती या खर्च में कटौती करने के लिए। तो आपको पता है कि देखो रिड्यूस साइज, साइज को कम करना या अमाउंट को कम करना, तो आप देखेंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिर कट डाउन हो जाएगा। कट डाउन इसका मतलब हो जाएगा। और एक जो होती है वो होती है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू, टू डिसकंटिन्यू सप्लाई।
टू डिसकंटिन्यू सप्लाई, सप्लाई का मतलब किसी चीज की आपूर्ति, कौन कौन सी देखिए, टू डिसकंटिन्यू सप्लाई ऑफ वाटर हो सकता है, गैस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। यदि आपने एटसेट्रा, यदि आपने किसी की वाटर सप्लाई को कट कर दिया है, या ये वाटर है, एफ नहीं है, टी है, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप डिसकंटिन्यू का मतलब होता है उसको बंद कर देना, काट देना उसको, उसमें डिसकंटिन्यू का मतलब होता है उसको बंद कर देना। यदि आपने किसी की वाटर सप्लाई को काट दिया है, गैस सप्लाई को या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, तो इस चीज के लिए अपन कट ऑफ का यूज करते हैं। किसी का मतलब आपने अगर वाटर सप्लाई को काट दिया है, या गैस सप्लाई को काट दिया है, या इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया है, या इनको डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इस सेंस में अपन कट ऑफ का यूज करते हैं, और खर्च वगैरह के सेंस में हम कट डाउन का यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लोज है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्या है, लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ। अब हम बात कर रहे हैं जो टीचिंग मेथड्स आपके में दिए हैं, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीन पर दिए गए हैं। लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल में सिंपल से कॉम्प्लेक्स मतलब सरल से जटिल की ओर सिखाया जाता है ना। सरल से जटिल की ओर अपन अग्रसर होते हैं, मतलब बच्चे को सिखाने की ओर अग्रसर होता है टीचर, पहले सिंपल चीजें सिखाता है, फिर उसको कॉम्प्लेक्स जटिल चीजें सिखाता है, सरल से कठिन की ओर आप बोल सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो हैबिट फॉर्मेशन नहीं होगा, कंट्रोल्ड वोकेबलरी नहीं, फॉलो द नेचुरल वे नहीं। देखिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो है वो ग्रेडेशन का पार्ट होता है। ग्रेडेशन में क्या होता है कि आप बच्चे को पहले सिंपल चीजें सिखाते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, है ना, और बच्चे को पहले सिंपल चीजें सिखाई जाती हैं, उसके बाद आप टफ चीजों की तरफ या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की तरफ या कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं और उसको सिखाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेडेशन। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कंबाइंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब होता है संप्रेषण जो दक्षता है ना। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब होता है संप्रेषण दक्षता। कंबाइंस, कंबाइंस का मतलब होता है से मिलकर बनी है ना। कौन कौन सी चीजों को हम इसमें शामिल करते हैं, पहला ऑप्शन देखो, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, भाषाई दक्षता, एंड द एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। अप्रोप्रिएटली का मतलब होता है उचित रूप से, अप्रोप्रिएटली का मतलब उचित रूप से। अब तक ये ठीक है। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस होता है क्या इसमें, एंड द एबिलिटी टू यूज स्ट्रक्चर्स करेक्टली, नहीं, स्ट्रक्चर्स और ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस का कोई लेना देना नहीं है। इसका जो पर्पज होता है लिंग्विस्टिक, जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब होता है लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज किसके लिए होती है, बातचीत के लिए होती है, आपको उसमें संप्रेषण करना आना चाहिए। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन होती है, और बच्चे को लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का ज्ञान होना चाहिए। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के साथ साथ ही मस्ट नो हाउ टू यूज अ लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है अलग अलग सिचुएशन में ना। अ लर्नर मस्ट एबल टू यूज अ लैंग्वेज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना। इसका उद्देश्य क्या होता है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब बच्चे को अलग अलग परिस्थितियों में भाषा का उपयोग आना चाहिए, ना कि उसे ग्रामेटिकल नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज का, कि उसे स्ट्रक्चर्स पते होने चाहिए, ये स्ट्रक्चर्स उसको आने चाहिए, फिक्स स्ट्रक्चर है, नहीं। उसको लैंग्वेज पर उसको भाषाई दक्षता होनी चाहिए, और उसको लैंग्वेज को अलग अलग परिस्थिति में यूज करना आना चाहिए। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस नहीं, ये भी नहीं होगा। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं, है ना। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का नहीं, मतलब जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का एक ही जो सीधा साधा उद्देश्य है वो यही है कि एक बच्चे को ये आना चाहिए कि लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन एंड ही और शी मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज और अ लैंग्वेज ही इज लर्निंग। उस भाषा को जिसको वो सीख रहा है या जिस भाषा को वो सीख रहा है उसमें उसे बात करना आना चाहिए, या उसको इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है अलग अलग संदर्भ में। ही मस्ट बी एबल टू कम्युनिकेट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट
इन डिफरेंट सिचुएशंस। ये इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का, और ये एक लर्नर को आना चाहिए। तो इसका जो उद्देश्य है या ये इस चीजों से मिलकर बनी है, ये है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड द एबिलिटी टू यूज द लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली। उचित रूप से उसको बच्चे के अंदर ये विकास हो जाना चाहिए, योग्यता आ जानी चाहिए कि उसका यूज उसको कैसे करना है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट चलते हैं। In which of the following methods are substitution tables used accessibly as a learning resource? देखो substitution tables जो क्या होती हैं, एक बार ये आप थोड़ा जान लो, मैं आपको फिर समझाता हूं। substitution table का मतलब होता है substitution table क्या होती है, देखो आप, जैसे मैंने ये लिख दी और मैंने यहां पे लिखा आपको लाइक डांसिंग और राइडिंग प्लेइंग, इस तरह से मैंने लिख दिया आप। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक के साथ किसी भी सब्जेक्ट को रख के आप बना सकते हो। देखो आई रख दिया तो आई लाइक डांसिंग हो गया, है ना। आप दे लाइक डांसिंग, दे लाइक राइडिंग, दे लाइक प्लेइंग, तो आप जो स्ट्रक्चर के साथ बहुत सारे चीजों को बना सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं एक ही वर्ब का यूज करके। देखिए आई लाइक डांसिंग, दे लाइक डांसिंग, दे लाइक राइडिंग, दे लाइक प्लेइंग, दे लाइक वॉचिंग टीवी, दे लाइक प्लेइंग बैडमिंटन, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल का मतलब होता है जहां पे आप एक ही स्ट्रक्चर के साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, जैसे कि आई एम हियर, दे आर हियर, शी इज हियर। तो इस तरह से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं, एक ही वर्ब का या एक ही स्ट्रक्चर का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूशन टेबल्स होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए इन स्ट्रक्चरल अप्रोच और इन स्ट्रक्चरल मेथड सब्स्टिट्यूशन टेबल्स आर एक्सेसिबली यूज एज अ लर्निंग रिसोर्स। लर्निंग रिसोर्स के तौर पर हम स्ट्रक्चरल अप्रोच में सब्स्टिट्यूशन टेबल्स का प्रयोग करते हैं। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन टेबल्स आर यूज्ड, मैं आपको लिख देता हूं, substitution tables are accessibly used in structural approach or method as a learning resource। ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, resource as a learning resource। देखिए ये जो लाइन है आपको बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन टेबल्स आर एक्सेसिबली यूज्ड इन स्ट्रक्चरल अप्रोच एज अ लर्निंग रिसोर्स। ये आपको याद होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में जो सब्स्टिट्यूशन टेबल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर लर्निंग रिसोर्स के तौर पे यूज किया जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चरल मेथड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन है, न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज डेवलप्ड बाय। देखिए न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश को अपन डॉक्टर बेस्ट मेथड भी बोलते हैं, डॉक्टर बेस्ट मेथड भी इसको बोलते हैं, या इसको अपन न्यू की मेथड बोलते हैं, न्यू की मेथड भी बोलते हैं, या हम इसको न्यू मेथड भी बोलते हैं। ये आपको तीनों नाम पते होने चाहिए इसके अच्छे से, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये जो न्यू मेथड है इसके नाम कौन कौन से हैं, न्यू मेथड के जो नाम है वो कौन कौन से हैं। देखिए एक बार, इसको अपन डॉक्टर बेस्ट मेथड भी बोलते हैं, न्यू की मेथड भी बोलते हैं, न्यू मेथड भी बोलते हैं। डॉक्टर बेस्ट ने इस मेथड का जो आविष्कार किया या इस मेथड को जो बनाया वो केवल इंडियन लर्नर्स की सिचुएशन को देखकर तैयार किया गया था। इंडियन लर्नर्स को
उनकी कंडीशन को या उनके लिए उसको तैयार किया गया था। और इस वाले मेथड में उनको रीडिंग पर बहुत ज्यादा फोकस दिया इन्होंने, रीडिंग, है ना, बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं रीडिंग को कि कोई बच्चा जो है वो रीडिंग से ही लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप देखिए डॉक्टर बेस्ट है वो नंबर 3rd पे दे रखा है, इन्होंने ही इसको डेवलप किया था। तो न्यू मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज डेवलप्ड बाय, और यू कह सकते हो आप डॉक्टर बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश डेवलप्ड बाय, या न्यू की मेथड ऑफ इंग्लिश टीचिंग इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर बेस्ट। तो ये आपके 9 क्वेश्चंस थे और इसका आंसर आपको पता ही है कि डॉक्टर बेस्ट हो जाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको मेन पेपर में मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो आपको अच्छे से समझ में आई है। धन्यवाद।